तो चलिए हम ना एक बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं कि जैसे हमारे एनसीईआरटी की बुक में 4 एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, उसके लिए 2 एप्लीकेशंस जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि क्या है। तो वो जो दोनों एप्लीकेशंस हैं वो होता है कि इंसुलिन सिंथेसिस, कैसे हम इंसुलिन को सिंथेसाइज करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से, और एक बहुत जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड बीटी कॉटन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों और दोनों बहुत इजी वे में आप बहुत समझ जाएंगे और मैं आपको भी समझा दूंगा तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। पहली बात तो ये इंसुलिन के बारे में देखते हैं कि जो ये है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बायोटेक का यूज करके कैसे इंसुलिन बनाओगे, ठीक है। तो इंसुलिन के लिए एक हिस्ट्री भी है, तो हमें 2 चीज पढ़नी है, एक इंसुलिन और एक बीटी कॉटन, ये दोनों बातें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इंसुलिन के लिए देखते हैं। एक्चुअल में अगर हम एक एनालिटिकल, हमारा जो अप्रोच होगा वो समझने का एकदम एनालिटिकल होगा, कोई रटने वाला अप्रोच नहीं है। जैसे हमें पता है कि इंसुलिन जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल। आज तुम लोग जानते हो कि मेजर प्रॉब्लम है शुगर, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, वो मेजर प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, और उसमें इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आदमी का, किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो रिसेप्टर जब खत्म हो जाते हैं तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगर उसको सर्वाइव करना है। तो अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन अवेलेबल ना हो तो ह्यूमन बीइंग विल नॉट सर्वाइव, ओके। तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इंसुलिन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इंसुलिन की डिमांड बढ़ी तो साइंटिस्टों ने इनिशियली क्या किया कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करना चाहा। इंसुलिन प्रोड्यूसेस फ्रॉम या ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहा जाए तो पिग एंड कैटल। तो ऐसा देखा गया है कि पिग एंड कैटल से निकालना शुरू किया कि भाई इंसुलिन की डिमांड है, अगर जानवरों से इंसुलिन को निकाल के क्यों ना हम ह्यूमन के लिए सप्लाई करें। लेकिन तुम लोग जानते हो कि जो ये पिग एंड कैटल से इंसुलिन निकाला जाता था, उस इंसुलिन का नाम था प्रो इंसुलिन, ठीक है। इसका मतलब द इंसुलिन व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिग एंड कैटल, दैट इंसुलिन इज प्रो इंसुलिन। तो क्यों इसको प्रो इंसुलिन बोलते थे? ओके, एक्चुअली में अगर कहा जाए तो जो प्रो इंसुलिन होता क्या है कि इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड। तो एक पेप्टाइड चेन होती थी जो इंसुलिन के ए एंड बी चेन को कनेक्ट करके रखता था, ओके। तो प्रो इंसुलिन और इंसुलिन के बीच में एक ही चीज का डिफरेंस था, वो था सी पेप्टाइड का। अगर ये सी पेप्टाइड प्रेजेंट है इंसुलिन के साथ तो वो होगा प्रो इंसुलिन, अगर ये सी पेप्टाइड इंसुलिन के साथ नहीं है तो इंसुलिन नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल इंसुलिन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जो हमारा इंसुलिन है जो हमारा, ठीक है, जो हमारा इंसुलिन है उसकी 2 चेन होती है बच्चों, इनमें 51 अमीनो एसिड होती है, इसकी 2 चेन होती है, चेन ए और चेन बी। तो इसकी 2 चेन होती है, चेन ए और चेन बी। तो याद रखना कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की 2 चेन होती है, चेन ए और चेन बी, और उन्हीं चेन को अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमारा इंसुलिन बन जाता है। तो अब देखते हैं कि प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हम उसका देख लिए। तो हम देखते हैं कि प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में क्या डिफरेंस है हमारा। तो कहने का मतलब ये है, पूरा एक्सप्लेन करने का, कि जैसे हमारा मान लीजिए कि ये ए है, ये ए चेन है, ये हमारी बी चेन है, ठीक है। अगर इनके बीच में, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं कि अगर इनके बीच में ये सी पेप्टाइड आ जाए, सी पेप्टाइड, ठीक, तो ये अगर ये सी पेप्टाइड होगा तो ये क्या कहलाएगा? प्रो इंसुलिन। और यही ऑब्टेन किया जाता था पिग एंड कैटल से। इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट किया जाता था बाय रिमूविंग सी पेप्टाइड को रिमूव करके प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट किया जाता था।
लेकिन इसके बावजूद भी इट कॉज एलर्जी, इट कॉज एलर्जी। लेकिन ये एलर्जी होती थी क्योंकि इसके एंटीजेंस अलग होते थे जो इसके सरफेस पे होते थे, तो एलर्जी कॉज करता था। और ये कॉस्टली भी था क्योंकि आपको प्रो इंसुलिन ही निकालने के लिए पिग एंड कैटल को कल्टीवेट करना पड़ेगा, उनको पालना पड़ेगा, उनको रख रखाव करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता था और वो इंसुलिन बहुत महंगा होता था। अच्छा, महंगा होने के बावजूद वो एलर्जी भी कॉज करता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो अब हमको साइंस, जो साइंटिस्ट होते हैं या साइंस यही कहती है कि किसी भी हार्ड चीज को आपको इजी बनाना है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करें, जिससे कि हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करें और ना हमें पिग एंड कैटल की जरूरत पड़े, ना किसी की जरूरत पड़े। तो उन्होंने किया क्या, ठीक है। तो आप लोग एक बात याद रखना कि अगर हम लोग शॉर्ट में लिख दूं कि सी पेप्टाइड में से मैं अगर प्रो इंसुलिन से रिमूव कर दूं, रिमूव सी पेप्टाइड को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंसुलिन में। ये बात ध्यान से रखना। दो इंसुलिन की जो चेन होती है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, चेन ए और चेन बी दोनों जो जुड़ी होती है वो होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक दिन मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में तुम्हें बताऊंगा। हमेशा याद रखना कि अमीनो एसिड हमेशा जुड़ी होती है पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, और दो अमीनो एसिड की चेन हमेशा किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये क्वेश्चन अभी नीट में आया भी था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से कौन जुड़े होते हैं, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसे तुम्हें इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो ये याद ही रखना, दो प्रोटीन की चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती है और जो अमीनो एसिड की चेन जो जुड़ती है वो किससे जुड़ती है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती है। तो जो पहले इंसुलिन निकाला जाता था पिग एंड कैटल से, उसको प्रो इंसुलिन बोलते थे क्योंकि उसके पास सी पेप्टाइड होता था। तो सी पेप्टाइड को रिमूव करने में भी खर्च आता था, ठीक है। पिग एंड कैटल को कल्टीवेट करने के लिए, मतलब पालने के लिए भी खर्च आता था। तो ये बहुत ज्यादा हो जाता था एक्सपेंसिव, और लोगों के लिए ये फिर इजी नहीं होता था बाई करना, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता था। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, आर्टिफिशियल मेथड से या बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच अप्लाई करके इंसुलिन की सिंथेसिस स्टार्ट की गई। तो इसको सबसे पहले एक ट्राई किया अमेरिकन कंपनी ने, जिसका नाम था इली लिली। वो अमेरिकन कंपनी थी, उसने सबसे पहले इंसुलिन बनाना ट्राई किया इस मेथड को अवॉइड करने के लिए और इंसुलिन को मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि जिससे कि पुअर से पुअर आदमी भी या इंडिविजुअल खरीद सके उसको, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं उस चीज को, और उसमें ये कोई भी प्रो इंसुलिन वगैरह का चक्कर भी नहीं रहेगा और ना ही सी पेप्टाइड रिमूवल का होगा, बहुत इजी ढंग से बना देते हैं। तो उसने क्या किया कि भाई अब तुम्हें पता है कि इली लिली जो एक अमेरिकन कंपनी थी, याद रखना पूछा जाता है, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है इली लिली, ये एक अमेरिकन कंपनी का नाम है, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं। उसने क्या किया कि चेन ए और चेन बी जो होता है, इसका जीन होगा, इसका जीन होगा, अलग अलग जीन होंगे दोनों के लिए, एक जीन एक प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। तो इसको आइसोलेट किया फ्रॉम पैनक्रियाटिक सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के पैनक्रियाटिक सेल से इसको आइसोलेट कर दिया। ह्यूमन के जीन ए और जीन बी को आइसोलेट कर दिया। तो पहला, तो इसको जब आइसोलेट कर लिया और इसको ट्रांसफर कर दिया, कहां पे, ट्रांसफर इनटू इकोलाई। और इकोलाई एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है, कहीं भी मिल जाएगा। इकोलाई में इसको ट्रांसफर कर दिया सिंपल वे में। इकोलाई ने सिंथेसाइज कर दिया क्या, प्रोटीन का मतलब क्या सिंथेसाइज किया, चेन ए एंड चेन बी। अलग अलग इकोलाई में जीन ए और जीन बी को ट्रांसफर किया था। जैसे कि ये मान लीजिए मेरा इकोलाई है एक, तो इसमें हमने डाल दिया जीन ए जो कि चेन ए को कोड करता था। इसमें हमने इकोलाई में हमने डाल दिया जीन बी जो कि हमारा जीन बी जो कि चेन बी को कोड करता था। इसने एक चेन अपनी बना दी, इसने अपनी एक चेन बना दी, ठीक। देखो ए चेन बन गया, बी चेन बन गया,
ठीक है, ए चेन बी चेन बन गया। हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा के इसको क्या दिया, जोड़ दिया, और क्या बन गया, इंसुलिन। अब देखो कितना सिंपल प्रोसेस था, कुछ नहीं करना। इनको पता था कि इसके पास 51 अमीनो एसिड का होता है इंसुलिन, और दो चेन होती है, ए चेन और बी चेन। ए चेन को जीन ए कोड करता था, बी चेन को चेन बी कोड करता था। इन्होंने जीन ए और बी को आइसोलेट किया, क्योंकि देखो इंसुलिन पैनक्रियाज निकालता है दोनों, तो पैनक्रियाटिक सेल से इसको आइसोलेट किया और इसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बहुत सारे मेथड है, वेक्टर के द्वारा या कुछ भी करके आप यूज करके, तो इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इकोलाई ने जब इकोलाई के अंदर वो जीन जाएगा तो इकोलाई भी ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा। तो इकोलाई ने हमारा प्रोटीन ए और बी बना दिया। जब चेन ए और बी हमें मिल गया तो साइंटिस्टों ने इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करके और इंसुलिन को ऑब्टेन कर लिया। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। इसमें न तो पिग और कैटल को आपको कल्टीवेट ही करना है, और न ही उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, न तो स्पेस का यूटिलाइजेशन है। इसमें केवल और केवल तुमको क्या करना है, इकोलाई का यूज करना है। और इकोलाई वन ऑफ द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया, आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो इकोलाई बना देता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर में हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उसमें बनाया जाता था। ठीक है, तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और दिस इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच, जहां पे किसी जीन को इधर से उधर किया जाए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाए, तो समझ लो कि वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है। देखो बच्चों, दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, वो मैं बता दूं। और एक कंफ्यूजन क्या है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, तो जब हमारा देखो, जैसे हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जीआई जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम ये किसी वेक्टर के अंदर ऐसे डाल देते हैं, तो ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ गए, ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर ये सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाए, तो नाउ दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट सेल। रिकॉम्बिनेंट सेल, या इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेल, या इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेल। इट इज क्लियर? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल मत जाना। जब वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर किसी सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए और सेल में ट्रांसफर हो जाए सक्सेसफुली, तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल। और जब डीएनए एक दूसरे डीएनए को इंसर्ट करते हैं, दूसरे पार्ट को, फॉरेन डीएनए को किसी दूसरे डीएनए में, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं, काइमेरिक, क्योंकि ये इसके पास दो डिफरेंट टाइप्स के डीएनए हैं या जीनोमिक डीएनए है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम इंसुलिन। अब हम लोग देख लेते हैं बीटी कॉटन को बहुत जल्दी से, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके बीटी कॉटन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बीटी है किस लिए। ठीक है, बीटी आपको कुछ नहीं करना है, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच यही कहता है कि आप पैंक्रियास से इंसुलिन के जीन को निकालो, दोनों जीन को निकालो, इकोलाई के अंदर डाल दो, इकोलाई अपने आप प्रोटीन बना देगा, प्रोटीन को आइसोलेट करो, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के इंसुलिन बना लो, कोई खर्चा नहीं होगा। बीटी कॉटन, ओके, बीटी कॉटन, जिसमें कि बीटी किसके लिए है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, थुरिंजिएंसिस। तो बच्चों ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो ये बीटी जो बैक्टीरिया है, इसके पास एक बहुत जबरदस्त जीन है, दैट इज कॉल्ड क्राइजीन। और ये क्राइजीन बनाता है प्रोटोइंडोटॉक्सिन, प्रोटोटॉक्सिन लिख लो, टॉक्सिन बनाता है। अगर इस प्रोटोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाए, या इसको इंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये किल कर देता है किसको, इंसेक्ट्स को। किल कर देता है किसको, इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स को मार देता है। क्योंकि इंसेक्ट के पीएच, गट में एल्कलाइन पीएच होता है, वो प्रोटोइंडोटॉक्सिन को इंडोटॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है और मार देता है। ये बैक्टीरिया के केस में है। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये कहता है कि अगर बैक्टीरिया को एक थप्पड़ मारो तो क्राई करेगा, तो क्राई करेगा तो चिल्लाएगा, तो चिल्लाएगा तो कुछ तो निकलता है, जो निकलता है दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन। जब आपको कोई मारता है, जब चिल्लाते हो ना, तो आपके अंदर से आग टाइप की निकलती है, तो एक तरह का टॉक्सिन है। तो ये क्राइजीन प्रोटोइंडोटॉक्सिन बनाता है, और वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इंसेक्ट को मारना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि बीटी का जो क्राइजीन था उसको आइसोलेट किया गया। आइसोलेट एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, शॉर्ट में, बीटी जीन के क्राइजीन को आइसोलेट किया गया, आइसोलेट, और ट्रांसफर कर गया कहां, ट्रांसफर इनटू प्लांट,
प्लांट, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया गया, प्लांट। अब क्या किया, व्हेन इंसेक्ट ईट, तो ट्रांसफर इनटू प्लांट, और प्लांट क्या करेगा, प्लांट सिंथेसाइज, और ये प्लांट सिंथेसाइज कर देगा क्या, प्रोटोटॉक्सिन को, प्रोटोटॉक्सिन या प्रोटोइंडोटॉक्सिन को, तो पूरी बॉडी में उसकी प्रोटोइंडोटॉक्सिन बन जाएगा। तो होगा क्या, जब प्रोटोइंडोटॉक्सिन बन जाएगा तो हुआ क्या, इसमें कुछ नहीं, यहां देख लेते हैं, ये वाला तो हम लोगों ने समझ लिया है, तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें कि जो ये प्रोटोइंडोटॉक्सिन को, जैसे लीफ में है, लीफ में ये प्रोटोटॉक्सिन है ना, प्रोटोटॉक्सिन है या प्रोटॉक्सिन या कुछ भी प्रोटोइंडोटॉक्सिन, तो इसको इंसेक्ट ने ईट किया, ईट, तो ये कहां रीच कर जाएगा, रीच इनटू गट, गट, और गट में क्या होगा, एल्कलाइन पीएच होगा, क्या होगा, एल्कलाइन पीएच, और ये एल्कलाइन पीएच प्रोटोटॉक्सिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, टॉक्सिन में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, टॉक्सिन में। तो ये क्या कर देगा, किल कर देगा किसको, इंसेक्ट्स को। तो ये क्या करता है कि इंसेक्ट की गट में परफोरेशन कॉज कर देता है, होल बना दे देता है, और इंसेक्ट क्या होता है कि स्टार्वेशन से मर जाता है। तो बीटी बैसिलस thuringiensis का जो क्राइजीन है यूज्ड टू कंट्रोल द इंसेक्ट एंड पेस्ट, तो इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बीटी बैसिलस thuringiensis के जीन को यूज करते हैं, और इसी का यूज करके हमने बीटी कॉटन बनाया। बीटी कॉटन इसका मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, जीएमओ क्रॉप होगा। इस बीटी के पास, इस कॉटन के पास बीटी का जीन है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटी कॉटन। और अगर इस कॉटन को, बीटी कॉटन को कोई भी इंसेक्ट खाएगा तो वो उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोइंडोटॉक्सिन या टॉक्सिन की इफेक्ट से। ओके, तो ये है जीन। तो हमने क्या किया इसमें, सिंपली हम क्या किया कि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर देखा गया कि एक ऐसा जीन है जो एक तरह का टॉक्सिन बनाता है और इंसेक्ट को मारता है। अब पूरे भी इंसेक्ट, जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं, हमारे फसलों को खा जाते हैं, खराब कर देते हैं। तुम्हारे बुक में बना हुआ है कि कॉटन के प्लांट को खराब कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए तुम्हें कोई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़े, क्योंकि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बायोमैग्निफिकेशन होके तुमको कैंसर कॉज करेंगे। तो इसका यूज न करना पड़े तो क्यों ना हम उस प्लांट के अंदर ही कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करें कि वो प्लांट को अगर कोई खाए तो मर जाए। तो एक बात जानते हो, जब एक इंसेक्ट मरेगा ना, वो करोड़ों को बता देगा, तो वो कोई नहीं खाएगा। तो उसी के अंदर बीटी जीन को हम लोगों ने ट्रांसफर दे दिया कॉटन प्लांट में, तो वो बीटी कॉटन हो गया। और बीटी कॉटन इस प्रोसेस से, बीटी कॉटन में क्या बन जाएगा, टॉक्सिन बन जाएगा, और कोई भी इंसेक्ट उसको खाएगा तो वो डाई कर जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बायोटेक्नोलॉजी, जहां भी जीन ट्रांसफर की बात करेगा तो वहां बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए गए हैं। ठीक है, फ्लेवर्स में टोमेटो, गोल्डन राइस, ये सब बहुत सारे हैं, और लगातार लोग टोबैको हर चीज के लिए मॉडिफाइड करते हैं। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा कि सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन और दूसरा बीटी कॉटन। बीटी हमेशा याद रखना बच्चों की, जो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाएंगे वो नॉन फूड क्रॉप्स होने चाहिए। अगर फूड क्रॉप्स में कर देंगे तो ये सर्टेन नहीं है कि जो ये जीन तुम्हारे बॉडी के अंदर जाए, जब तुम खा लो तो फूड क्रॉप्स को अगर खाओगे, अगर जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो हमेशा ये गवर्नमेंट या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड पुअर कम्युनिटी, ये कभी नहीं अलाउ करेंगे कि उनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो एडिबल है उसको बनाओ, क्योंकि अगर वो जीन किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में पहुंच गया और उसको म्यूटेशन हो गया तो वो हो सकता है कि पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म कर दे। तो हमेशा जो जीएमओ और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जाती है वो नॉन फूड क्रॉप्स होती है। ओके, तो बाकी जो हमारे बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।